नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट में तटीय स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका निर्माण लहरों से होता है। विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों के द्वारा जल राशि सदैव गतिशील रहती है। समुद्र में 3 गतिविधियां होती है: लहरें, धाराएं व ज्वार भाटा। तो लहरों जैसे जलाशय में पत्थर फेंकने पर तेज हवाएं चलने पर जल में लहर चलने लगती है, वैसे ही महासागरीय जल में भी लहरें चला करती है। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि लहरों में जल आगे बढ़ता है, किंतु वास्तव में जल कण आगे नहीं बढ़ता, वरन एक ही स्थान पर ऊपर नीचे गति करता है। ये गति गोलाकार होती है और ये गोलाकार गति जल के एक कण से दूसरे कण में आगे की ओर स्थानांतरित होती है। इसके कारण ये भ्रम पैदा हो जाता है कि लहरें आगे बढ़ रही है। जल की गोलाकार गति में सबसे ऊपर के भाग को शीर्ष कहते हैं और निचले भाग को द्रोणी कहते हैं। अब लहरों द्वारा अपरदन की बात करें तो 4 क्रियाओं से द्वारा होता है अपरदन। घोल क्रिया द्वारा सामुद्रिक जल एवं चट्टानों की रासायनिक संरचना के कारण तटीय शैलों के कुछ भाग घुल जाते हैं, जिसे घोल क्रिया कहते हैं। अगला है घर्षण क्रिया। लहरों के साथ वेग से कंकर पत्थर तटीय शैलों से टकराते हैं, जिससे होने वाले तटीय शैलों के अपरदन को घर्षण का क्रिया कहते हैं। तीसरा है सन्धि घर्षण क्रिया। लहरों के साथ बहकर आए कंकड़ पत्थर आपस में भी टकराकर टूटते हैं, जिसे सन्धि घर्षण कहते हैं। चौथा है जलीय क्रिया। लहरें जब तटीय शैलों से टकराती है तो शैलों की दरारों में उत्पन्न हवा पर इनका दबाव पड़ता है। लहरों के लौटने पर दबी हुई हवा पुनः फैलती है। इस प्रकार दरारों में लहरों के कारण बार बार हवा के दबने व फैलने से चट्टानों में क्षय होता है। लहरों के 3 कार्य: अपरदन, परिवहन, निक्षेपण। और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। अपरदन के कार्य कई शक्तियों से प्रभावित है, जैसे लहरों की गति कितनी है, तटीय चट्टानों की संरचना कैसी है, मुलायम कठोर है, तटीय चट्टानों की कठोरता, चट्टान परतों का नमन या कितनी झुकी हुई है, और चट्टान परतों का विन्यास कैसा है, लंबवत है, हॉरिजॉन्टल है, और लहरों के आक्रमण की दिशा क्या है, तिरछी टकरा रही है या सीधी टकरा रही है। तो लहरों के अपरदन से बने भू आकृति में बात करेंगे हम सामुद्रिक भृंगु या सी क्लिफ की बात करें। तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक क्षय चट्टानों की निचली परत में होता है। ऐसा निरंतर होने के से ऊपर का काफी भाग आधारहीन हो जाता है एवं स्वतः टूटकर गिरता रहता है। इससे तटीय क्षेत्र में लंबवत किनारों की रचना होती है, जिसे सी क्लिफ कहते हैं। अगला है खाड़िया तथा समुद्राभिमुख कगार। तटीय क्षेत्र में आड़ी दिशा के क्रम से जमाव पर ये भू आकृतियां बनती हैं। मुलायम परतें अधिक घिसने से खाड़ियां बन जाती है। कठोर शैलों की परतें कम अपरदन के कारण समुद्र की ओर बाहर निकली हुई होती है। फिर है अंडाकार कटान या कॉफ्स। मुलायम व कठोर चट्टानों की परतों पर क्रमिक जमाव तट के समानांतर होने पर इस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है। कठोर चट्टानों की परत में दरार से होकर लहरों का जल भीतरी भागों तक प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचकर वह मुलायम चट्टान की परतों को काटता है, जिससे उसमें अंडाकार कटान बन जाता है। दक्षिणी इंग्लैंड के तट पर इस प्रकार की भू आकृति मिलती है। फिर है सागरीय गुफाएं। तटीय क्षेत्र में कठोर शैलों के निचले भाग में कोई कमजोर भाग होने पर लहरों द्वारा अधिक कट जाता है। उस खोखले स्थान में लहरों का जल हवा को दबाता रहता है। लहरों के पीछे हटने पर दबी हुई हवा पुनः फैलती है। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ये खोखला गड्ढा गहरा होकर गुफा का रूप धारण कर लेता है। फिर ये धमी छिद्र ब्लो होल्स। सागरीय गुफाओं के पूरे द्वार पर लहरों का अग्रेसित जल छट जाने से उसके भीतर की हवा दबती है। ये दबाव कभी कभी इतना अधिक होता है कि उससे गुफा की छत का कोई हिस्सा गिर जाता है। उसे धमी छिद्र या ब्लो होल्स कहते हैं। अगला है मेहराब या आर्क। समुद्र की ओर फैली हुई चट्टानों का कुछ भाग यदि कमजोर हो तो लहरों के प्रभाव से वह भाग शीघ्र ही कटकर एक आर पार छिद्र बन जाता है, जिससे ये छिद्र बड़ा होकर एक विशाल द्वार का रूप लेता है। इसे मेहराब कहते हैं। फिर है स्टेक। उक्त मेहराब की कभी कभी छत टूट के गिर जाती है तो मुख्य सेल से उसका एक स्तंभ अलग ही खड़ा हो जाता है। इसे स्टेक कहते हैं। अगला है तरंग घर्षित चबूतरा। सामुद्रिक भृंगु या क्लिफ के निर्माण की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। जब भृंगु पीछे हटता रहता है एवं उसके सम्मुख छिछले जल में डूबा हुआ चबूतरा बन जाता है, जिसे तरंग घर्षित चबूतरा कहते हैं। अब लहरों के परिवहन कार्य की बात करें तो तटीय क्षेत्र में अपरदन से लहरें अपने साथ मिट्टियाँ, कंकड़, पत्थर आदि बहाकर लाती है।
इसका कुछ भाग सागर तटीय क्षेत्र में जमा हो जाता है एवं हल्के मिट्टी के कण पानी में मिले रहते हैं, जो लहरों द्वारा अपरदन की क्रिया में औजार का कार्य करते हैं। फिर निक्षेप जन्य भूआकार तरंग निर्मित चबूतरा तटीय क्षेत्र में अपरदन से प्राप्त शिलाखंड समुद्र किनारे पर जमा होते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक समतल चबूतरे जैसी आकृति बन जाती है। ये तरंग निर्मित चबूतरा कहलाता है। अगला है पुलीन। लहरों द्वारा तटीय शैलों के अपरदन से प्राप्त शिलाखंड तट के निकट ही जमा हो जाते हैं, इससे तटीय भाग उथला हो जाता है। बालू, कंकड़, पत्थर आदि के बने हुए उथले भाग को पुलीन कहते हैं, जो पर्यटकों के लिए समुद्र तटीय शैल का मनोरंजन स्थल होता है। रोधिका समुद्र तट पर अपरदित शिलाखंडों का जमाव कई बार एक समानांतर भित्ति का रूप ले लेता है, इसे रोधिका कहा जाता है। तट से कुछ दूरी पर इस प्रकार के निक्षेप हो जाने से अपतटीय रोधिका बनती हैं। फिर है स्पिट संलग्न भित्ति। लहरों द्वारा अपरदित शिलाखंडों के आड़ी भित्ति के रूप में जमाव को संलग्न भित्ति कहा जाता है। इसका एक सिरा स्थल से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा सिरा समुद्र की ओर निकला हुआ। मुख्य भूमि को किसी द्वीप से अथवा दो द्वीपों को आपस में जोड़ने वाली भित्ति को संयोजक रोधिका कहा जाता है। फिर हुक या अंकुश। यदि किसी भित्ति का समुद्रवर्ती विस्तार चाप की आकृति में हो जाए तो वह भित्ति अंकुश कहलाता है। स्थल से जुड़ी हुई यह भित्ति हुक की आकृति समुद्र की ओर फैली रहती है। इसके मध्य गिरी हुई आकृति को लय गुण कहा जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।